Welcome to DSCJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda, and I welcome you all here in this session. Today we will continue this chapter number 2 of 9th class political science, that is constitutional design. ठीक है, तो कल वाले सेशन में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हाईलाइट किए थे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल लेके उसको हमने समझा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। उसके अलावा और हमारे पास था कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिजाइंड एंड हु डिजाइंस देम। तो ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। तो इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल से इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव पे रहने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा उतना ही फोकस रहेगा जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होगा, राइट। तो आज का जो हमने सब टॉपिक लिया है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की क्या कहानी है, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद ऑब्जर्व करेंगे जब हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हों। सो द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट स्टार्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट पेव्ड द पाथ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ भी कॉलोनियल रोल था, यहाँ भी ब्रिटिशर्स ने आके जो है सिस्टम को ओवर पावर करके हम लोगों को अपना गुलाम बना दिया था, राइट। और फिर यहाँ पे स्ट्रगल शुरू हुए, जैसे फ्रीडम साउथ अफ्रीका में फ्रीडम मूवमेंट हुई, सिमिलर फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे हुई, और 1857 से लेकर 1947 तक हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जारी रहा। इस फ्रीडम स्ट्रगल में हमने बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर रेवोल्यूशनरीज को खोया है, जिनमें प्रोमिनेंट हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, और बहुत से ऐसे नाम हैं कि हम गिनते जाएंगे तो वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो इस मूवमेंट को चलाने के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी एहसास हो रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका में वो लोग जो है उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर माउंट हो रहा था, द सिमिलर प्रेशर वाज माउंटिंग हियर ऑन द ब्रिटिश रूलर्स आल्सो। एंड देन एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो वो हिस्ट्री का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में सबसे लंबा एक्ट माना गया उसको। उसमें ये प्रपोजल रखा गया कि हमारा जो है एक संविधान होना चाहिए, राइट। तो उससे एक एज मिला, एक पुश मिला हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इस दिशा में सोचने के लिए, और उन्होंने इस दिशा में सोचना भी शुरू किया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, a cabinet mission plan of 1946 that also boosted this approach of the Indian freedom fighters and leaders. कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? 1946 तक हमारे देश में अब ये तय हो चुका था ब्रिटिशर्स को भी कि यहाँ की स्ट्रगल को जो है वो रोक पाना जो है वो असंभव है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है वो लड़ रहे थे, और वहाँ पे उनके आपस में कोई मतभेद नहीं था किसी जात पात मजहब को लेके। तो वो यूनाइटेड थे, तो उससे जो है अंग्रेज यहाँ पे घबरा गए। तो उस टाइम वहाँ पे क्लीमेंट एटली थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ही सेंट ए 3 मेंबर डेलीगेशन टू इंडिया कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ के जो मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ नेगोशिएशंस किए और एक फाइनल कॉल की तरफ चलिए। द डेलीगेशन केम टू इंडिया, दे डिस्कस्ड विद द मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उस वक्त यहाँ पे 2 दल जो थे वो बहुत स्ट्रांग और एक्टिव थे, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग, राइट।
तो उन दोनों से उन्होंने डिस्कशन किया, बट किसी एक दल ने, मुस्लिम लीग ने, उनके एक प्रपोजल को नहीं माना। तो उसके बाद वो वापस चले गए, बट उन्होंने कुछ सजेशंस दे के गए वो। और उसमें पहली सजेशन ये थी कि भारत को जो है अब एक संविधान की ज़रूरत है, इसलिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो फ्रेम कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो ऑलरेडी था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स में, बट वो उसको टेकअप नहीं कर पा रहे थे। सो दिस मेड देम टू टेक अप द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो उसके नेक्स्ट फिर उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, फिर उन्होंने अगला स्टेप जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ये हम डिटेल पे पढ़ेंगे, बट हम पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज़रा अच्छे से समझ लें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये एक जनरल बॉडी थी। उस वक्त के तमाम जितने भी बैकग्राउंड के लोग थे, जितने भी रिलीजन, कास्ट, कलर के लोग थे, उन सब की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। और इसको क्यों बनाया गया था? इसका मेन पर्पस, एक ही पर्पस था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जो है वो ड्राफ्ट करना है, लिखना है, राइट। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये जुलाई 1946 में इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 1946 नहीं, स्टार्ट में ही दिसंबर में वो कंक्लूड हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई। और उसमें 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 389 मेंबर्स। ये कब की बात है? ये है जुलाई टू दिसंबर 1946 की बात। उसमें जो ज़्यादा मेंबर्स थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जहाँ पे इलेक्शन करवाए थे, एक तो वो लोग थे, हमारे भारत के लोग थे वो, और दूसरे वो लोग थे जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये 389 मेंबर्स की कमेटी बनी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई। और उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही 1947 में विभाजन हो गया देश का, इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, हमारा भारत जो है वो एक स्वतंत्र देश हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो हिस्से हो गए, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान हो गया, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया हो गया। तो उसके चलते जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे वो भी आपस में बट गए, क्योंकि वो जो लोग उस एरिया के रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे तो वो पाकिस्तान में चले गए। देन वी हैड ओनली 299 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो हर तबके के लोगों को यहाँ पे लिया गया था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे, BN राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और भी सरोजनी नायडू इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे बहुत से नाम हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या काम किया, उन्होंने फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका हेड जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फाउंड विद 8 मेंबर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो टोटल 8 मेंबर्स थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रेसिडेंट थे उसके, वो चेयरमैन थे उसके, और 7 मेंबर्स उनके साथ और भी थे। The committee studied the constitutions of various countries and took the good features from every constitution and included them in the Indian Constitution. तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और जितने भी गुड फीचर्स उनको उसमें लगे तो उन्होंने उनको पेन डाउन करके अपने पास रखा। द ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई Feb 1948। तो उन्होंने जो ड्राफ्ट जो उनको काम दिया गया था वो उन्होंने 1948 की फेब में
कंप्लीट कर दिया और उन्होंने उसको डिबेट और डिस्कशन के लिए रख दिया। तो अब हम सही उस पर पहुंचे हैं कि हाउ वाज देन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ B.N. राव। इन्होंने किसकी सहायता ली? B.N. राव की, बिकॉज B.N. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे, वो कानून को बहुत अच्छे से जानते थे, उस वक्त के वो सिविल सर्वेंट थे। देन दे पुट दैट रफ ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन। उन्होंने पहले एक रफ स्केच तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए रख लिया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। तो 2000 से ज्यादा की उसमें चेंजेस लाई गई, इतना ज्यादा उसको डिटेल ढंग से डिस्कस किया गया। आप समझ सकते हैं कि 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, तो एक एक वर्ड को जो है वो जांच परख के उसमें रखा गया, एक एक वर्ड को सोच समझ के उसमें रखा गया। मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर फॉर 3 इयर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स थे, उन्होंने 114 दिन ये एक्सरसाइज की, राइट, और ये 3 साल तक इनका सारा काम जो है वो चला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजाइन करने के पीछे एक बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज होती है, एक डिटेल्ड और डिस्कशन और डेलिब्रेशंस होते हैं, तब जाके वो डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है और किसको नहीं रखना है। Every document presented and every word spoken in the assembly has been recorded and preserved. तो जो प्रोसीडिंग्स थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रेजोल्यूशंस, जो प्रस्ताव आए, उन सब को ही जो है एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड के लिए रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया। और जब उस सारे मटेरियल को व्हेन दैट मटेरियल गॉट प्रिंटेड दीज डिबेट्स और 12 बल्कि वॉल्यूम्स, तो उसके 12 बहुत बल्कि वॉल्यूम्स में जो है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे पास एक तैयार हो गया। तो इस हद तक जो है उन लोगों ने काम किया था, मेहनत की थी, डिस्कशंस की थी, मीटिंग्स की थी, तब ऐसा हुआ। तो ये आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस आर ड्रॉन अप, हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिजाइंड, इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिजाइंड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है कि संविधान को कैसे बनाया जाता है। तो एक और ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो फुलफिल हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि एक और ऑब्जेक्टिव हमारा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि किन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है संविधान को बनाते वक्त। तो ये देखिए, ये हमारे पास है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमको, ये उस वक्त के फोर फादर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने इन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट क्यों किया था? इनके थ्रू वो आने वाली गवर्नमेंट्स को और आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते थे कि हमको कैसा भारत चाहिए, उनका क्या विजन था इंडिया के बारे में, दैट कैन बी इमेजिन्ड फ्रॉम हियर। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स कि आज 70 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, उसके बाद भी किसी ने हमारे संविधान पे, किसी भी भारत के किसी भी दल ने, ग्रुप ने, कास्ट ने, रिलीजन ने जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, बिकॉज उसमें पहले ही बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ जो है काम किया गया है। तो दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज: इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। तो इनको एक्सप्लेन जो है वो हम अगले स्लाइड में करते हैं। तो ये हमारा जो है प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज न हम एक साथ कभी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आपको जानकारी देने के लिए या किसी को भी इंट्रोडक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो है द प्रीएम्बल इज द
बेस्ट पार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के रहने वाले लोग, हैविंग solemnly resolved, हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम भारत को बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सुप्रीम बनाएंगे, जिसको किसी और से कोई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम अपने सभी मैटर्स को खुद डील करेंगे, राइट। सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा देश जो होगा उसमें सभी धर्मों को समान तरीके से रखा जाएगा, सबको बराबर की इज्जत दी जाएगी, और जो सरकार है वो किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देगी। दैट मीन्स सेक्युलर। सोशलिस्ट मीन्स हम सामाजिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उनसे दूर रहेंगे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हमारा जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप वाली बात ना हो। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और अपने देश की में रहने वाले सभी लोगों की हम हिफाजत करेंगे। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हम इंसाफ करेंगे किन किन स्फेयर्स में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हम सामाजिक मसलों में भी हम इंसाफ करेंगे, हम सियासी मसलों में भी हम इंसाफ करेंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स में भी हम इंसाफ करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सोचने की पूरी आज़ादी होगी, एक्सप्रेशन की आज़ादी होगी। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वो जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहे वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है, वो उसमें किसी को यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है, ये लिबर्टी है यहाँ पे। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी होगी किस चीज़ की, स्टेटस की, मौके सबको बराबर मिलेंगे आगे बढ़ने के। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके फराहम किए जाएंगे। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हम यहाँ पे भाईचारा बना के रखेंगे। एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत में रहने वाले सभी लोग जो है वो आपस में भाईचारा रखेंगे और देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे, उसको कभी टूटने नहीं देंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, तो 26 नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रेजोल्यूशन पढ़ा और इसको उन्होंने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो प्रियम्बल है इसमें जो ये गाइडिंग वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, इसी के चलते आज आप देख सकते हो कि भारत एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल कंट्री है। बट इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसा यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होता है। तो यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आई कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज किन को कंसिडरेशन में लिया जाता है। जो उस वक्त के लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, उन एस्पिरेशंस को जो है उसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप देखिए कि हमारे उस वक्त के लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो हमने प्रियम्बल में देखी। यही हम आने वाली गवर्नमेंट्स को और जनरेशन्स को एक ब्लूप्रिंट है कि ऐसे आपको चलना है, देश को आपने ऐसे चलाना है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि कुछ चीजें वक्त के साथ बदलने की आवश्यकता रहती है, तो वो चीजें बदलने का जो है संविधान में खुद एक गुंजाइश रखी गई है, एक प्रोविजन रखा गया है, वो आर्टिकल 34 है। उस आर्टिकल 34 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। वो क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि आर्टिकल 34 जो है वो ये इजाजत देता है कि संविधान को जब जरूरत हो जिस चीज को बदलने की, तो उसको बदला जा सके, कि उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकें। तो वो गुंजाइश वहीं पे रखी हुई थी। वो लोग जानते थे
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कोई सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं माना कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बल्कि उन्होंने उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना कि जिसको वक्त और ज़रूरत के हिसाब से बदला भी जा सके। अगर किसी कानून को जो 50 साल पहले वो बहुत अच्छा था, उस वक्त फिजिबल था, लेकिन इस वक्त के हालात और सर्कमस्टांसिस में वो फिजिबल नहीं है, उसका कुछ लॉस हो रहा है या कोई किसी एक समुदाय को उससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो उसको बदला भी जा सकता है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ये हम नहीं कहते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में जो है अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार लाई गई है। कुछ थिंग्स ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दैट इज, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने से लेकर, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने से लेकर और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने तक 2 साल 11 महीने और 18 days जो है इतना टाइम लगा। ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949। तो जो भारतीय संविधान बना वो अडॉप्ट कब हुआ? 26 November 1949। ये देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये उस वक्त के जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही हुए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपने सरदार पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रहण कर रहे हैं। तो दिस पिक रिफ्लेक्ट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949। उस वक्त सिर्फ पिक्चर में नहीं अडॉप्ट किया, तब तस्वीरों का दौर नहीं था। अडॉप्ट करने का मतलब उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, मान लिया, फाइनलाइज कर दिया कि अब इसमें हमें कोई किसी किस्म का फेर बदल फिलहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एज इट इज ये हम सब पे कबूल है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन इट गॉट एनफोर्स्ड ऑन 26 January 1950। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंप्लीमेंट किया गया? 26 January 1950। एंड दैट इज वाई 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो अदरवाइज हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, फ्री हुआ। बट फ्री होने के बाद वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था। तो जब 26 January 1950 को हमने एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारा भारत जो है वो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तब तक वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं था, डोमिनियन ऑफ इंडिया। इट ओरिजिनली हैड 395 आर्टिकल्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब उस वक्त लिखा गया 1948 में, तो उस वक्त हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे टोटल, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स में उसको बांटा गया था। नाउ इट हैज 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स इन 25 पार्ट्स। तो आज उसमें 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यस, अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंज हुआ है। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था आपका पीछे कि वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई इट और नॉट? तो यस, once a constitution adopted, it can be modified with the changing circumstances। ठीक है जी, with the changing time। तो क्योंकि ज़रूरत जब पड़ती है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान में इस किस्म के आर्टिकल्स, प्रोविजंस अवेलेबल हैं। अब हम कुछ कंक्लूजन्स फिर ड्रा करते हैं। आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हुए या नहीं हुए। Constitutions are drawn up and designed by the people of that particular country through discussions and deliberation. So how are the constitutions drawn up and designed? Who designs them? Constitutions are designed by the people of that very particular country. ये कोई बाहर से किसी स्कॉलर को हमें लाने की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी बैरिस्टर को मंगाने की ज़रूरत नहीं रहती है।
उसी देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बैठते हैं, वो हर समुदाय के लोगों को के साथ बैठते हैं, उनकी एस्पिरेशन जानते हैं, उनकी ख्वाहिशात का पता करते हैं, फिर कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के ऊपर वो काम करते हैं और वो अपने देश के लिए संविधान बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वंस ड्राफ्टेड कैन बी अमेंडेड विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको दोबारा भी मॉडिफाई किया जा सकता है और बहुत बार मॉडिफाई किया जा सकता है जिस हिसाब से आवश्यकता हो। तो आई होप कि मैं कनेक्ट कर पाया हूँ आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो हमने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ली। हमने वहाँ पे देखा कि जब कोई भी नया देश आज़ाद होता है तो वो आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई एक सिस्टमेटिक रूल्स बने हुए होने चाहिए, अदरवाइज उस देश में कभी भी कोई डिक्टेटर बन सकता है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो फिर अपने डिसीजन मनवाने की कोशिश करेगा और मनवाएगा भी। इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ हो तो उसमें स्पेसिफाइड होता है कि किसके पास कौन सी पावर है, कौन सा डिसीजन कौन ले सकता है। तो उससे जो है वीकर सेक्शंस को भी सेफगार्ड किया जा सकता है। तो दैट आल्सो सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द ऑल द रिलीजन्स, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिजाइंड। तो वो आपने देखा कि एक बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज होती है। उसके लिए हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि हमने 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो है बहुत सारी डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस की। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, फिर हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, फिर हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, उनके अच्छे फीचर्स को हायर किया और एक बेस्ट चीज़ बना के हम सामने ले आए। वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो घंटों में या महीनों में बना दिया जाता था। उसके लिए एक टाइम होता है और विजनरी लोग भी चाहिए, उनके पास उस लेवल का विजन भी होना चाहिए। दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर ड्रॉन अप एंड डिजाइंड अप। नेक्स्ट था हमारा अमेंडमेंट्स को लेके। तो आप ये देखते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अब वो उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस जहाँ पे हैं तो वो हर देश ने अपने हिसाब से जो है अपना संविधान बनाया है। जो भारतीय संविधान है इसमें जो प्रोविजंस हैं वो इसी के लिए सर्वप्रिय हैं। ये बाहर के देशों को हमारे प्रोविजंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिंस आवर्स इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सो हमने अपने यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिच्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल आल्सो। तो हम फीचर्स पे न जाते हुए हम आई होप कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हुए हैं। इस चैप्टर से आपको जो मैसेज देना था, आई हैड कन्वेड दैट टू यू। थैंक यू इन दिस सेशन।